हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है अनिल कुमार, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम। तो बेटा री-नीट 2026 में अब यहाँ से बस 10 दिन बच रहे हैं। इस लास्ट 10 डेज में किस तरीके से हमें पढ़ाई करना चाहिए, किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है जो अक्सर बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है, अनजाने में वो गलतियां कर देते हैं, जिससे कि ये लास्ट 10 डेज जो आपके सिलेक्शन को देखते हुए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट जो कीमती समय है ना, ये बर्बाद हो जाता है बस नहीं पता होने के वजह से। तो हमें वो गलती नहीं करना है और ये इंपॉर्टेंट टाइम का यूटिलाइज करना है, जिससे कि जो ड्रीम हमने देखा है, जो सपना देखा है हमने डॉक्टर बनने का ना, वो मैं साकार कर सकूं। तो पूरा इसमें जो है कंप्लीट डिटेल्स बताता हूं, सब्जेक्ट वाइज डिटेल बताता हूं कि हर सब्जेक्ट में आपको कैसे पढ़ाई करना है, क्या टाइम टेबल हमें फॉलो करना है पर डे, कैसे रिवीजन करना है, सारे पॉइंट्स को हम लोग इसमें कवर करते हैं। तो सिर्फ ये वीडियो देखना नहीं है, एक कॉपी निकाल करके बैठो और जो जो पॉइंट्स इसमें बताते जाऊंगा उसको नोट डाउन भी करते जाना है। और अभी से ही जैसे ही वीडियो खत्म हुआ तुरंत जो पॉइंट्स मैंने लिखा है ना, उस पर इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दो और स्ट्रिक्टली फॉलो करना। अगर डॉक्टर बनने का सपना देखे हो, उसे साकार करना है बेटा, तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज तो ये बोलूंगा कि इस समय हार्ड स्टडी नहीं करना है बेटा, स्मार्ट स्टडी करना है। अब सवाल यह है कि हम स्मार्ट स्टडी करें कैसे, जो मेरा रैंक जो मैंने सोचा है मैं वो अचीव कर सकूं, ला सकूं। देखते हैं, सबसे पहले वो 5 बिगेस्ट मिस्टेक बेटा, 5 सबसे बड़ी गलती हमें नहीं करना है, जो अक्सर लाखों बच्चे गलती कर देते हैं इस कीमती समय में। एक एक करके पॉइंट्स बताता हूं। देखो सबसे पहला बेटा, कोई भी बच्चे इस समय ना नया चैप्टर पढ़ना शुरुआत नहीं करेंगे। देखो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उसमें से कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो बहुत वीक होगा। अब लग रहा होगा कि अरे यार वो चैप्टर तो मुझे आता नहीं है, उसको एक काम करते हैं, अभी से पढ़ना शुरू करते हैं, एक दिन में ही कोशिश करते हैं उसको खत्म करने का। ये गलती मत करना, क्योंकि वो समय खत्म हो चुका है। लास्ट 10 डेज में ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं है कि चलो एक दिन या 4-5 घंटे ही लगा करके उस चैप्टर को ठीक कर लेते हैं। जो चैप्टर बहुत कमजोर है तुम्हारा, या तुम उसको प्लान कर लिए थे कि चलो इसको मुझे छोड़ कर जाना है, अभी उस पर दिमाग नहीं लगाना है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली मैं बताऊंगा कि क्या करना है अगर छोड़ रहे हो तो, लेकिन अभी कोई नया चैप्टर शुरुआत नहीं करना है। कोई भी लॉन्ग लेक्चर्स देखने की कोशिश मत करो। मान लो कोई कॉन्सेप्ट में ही डाउट हो गया, तो ये मत करना कि हाँ 3 घंटे का या 2.5 घंटे का हम लेक्चर्स देखना शुरू कर दिए, या इस लास्ट 10 डेज में हम 6 घंटे 7 घंटे का कोई 1 शॉट वीडियोज ही देख रहे हैं। अभी वो टाइम नहीं है 1 शॉट वीडियोज भी देखने का, क्योंकि हर एक घंटा जो है यहाँ से ना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अपना 6-7 घंटे जो कोई वीडियो देखने में आप नहीं बर्बाद कर सकते हो। कैसे रिवीजन करना है, जो आपका पढ़ा हुआ उसी चीज पर फोकस करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही मैं बताऊंगा। देखना, कलेक्टिंग न्यू नोट्स। कितने सारे बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, साल भर बेटा पढ़ा कुछ और, जो हमने पढ़ा हमारे पास लेक्चर नोट्स अवेलेबल है, फॉर्मूला शीट भी जो हमने बनाया ठीक है वो भी अवेलेबल है, लेकिन अभी लास्ट 10 डेज में क्या कर रहे हैं, नोट्स खोज रहे हैं बेटा। चाहे इंस्टा पे खोज रहे हो, FB पे खोज रहे हो, चाहे है ना यूट्यूब पे। कोई नोट्स मुझे दे देगा क्या? कोई नोट्स मुझे दे देगा? कोई इंपॉर्टेंट ही बता देगा? 20 सवाल ही कोई बता देगा? फिजिक्स में क्या आएगा? केमिस्ट्री में कोई 100 सवाल ही बता देगा क्या आएगा? बायो में चलो 300 क्वेश्चंस। बेटा इन सब चीज़ों के चक्कर में अभी नहीं पढ़ो, क्योंकि फिर क्या है ना, वो आप 20 क्वेश्चन ही पढ़ना शुरू कर दोगे या 10 क्वेश्चन ही पढ़ना शुरू कर दोगे। हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स पर फोकस करना वो एक अलग बात है, वो तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होना चाहिए कि वो चैप्टर्स जिससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, उन चैप्टर्स पर मेरा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। उसके जितनी चीज़ हो सके बेटा उसको पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम अलग नोट्स अभी सर्च कर रहे हैं कि कोई इंपॉर्टेंट 10 ही क्वेश्चन बता दे, 20 या 50 क्वेश्चन ही सिर्फ वही पढ़कर चले जाए, मेरा मार्क्स आ जाएगा। ये गलती मत करना। साल भर जो तुमने पढ़ा है वही तुम्हारा लेक्चर नोट से उसी को रिवीजन करना है। साल भर जो तुमने फॉर्मूला शीट बनाया है उसी फॉर्मूला शीट को रिवीजन करना है। तो न्यू नोट्स के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है, समय बहुत बर्बाद होगा और तुम्हारा कीमती समय तुमसे समय छीन कर लेकर जाएगा और सिलेक्शन से भी बाहर कर देगा बेटा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। एग्जाम के बाद रियलाइज होगा कि अरे यार काश जो मेरे पास नोट्स था, पता था कि हाँ ये बुक से सवाल आते हैं, ये नोट्स था, ये फॉर्मूला शीट था, काश मैं उसको पढ़ लेता तो यार मैं इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देता और मेरा सिलेक्शन हो जाता। बाद में बच्चे बेटा रिग्रेट करते हैं कि काश मैं ये सब नोट्स के चक्कर में लास्ट 10 दिन 15 दिन में नहीं पढ़ा होता।
तो आप ये गलती मत करना। स्विचिंग रिसोर्सेस, अभी स्टडी मॉड्यूल या मटेरियल या बुक्स बेटा स्विच करने का समय आपके पास नहीं है। जो आपने पढ़ा है वही आपका रिसोर्स है, वही आपका स्टडी मटेरियल है, उसी को रिवीजन करना है बस। नया कुछ भी एक्सपेरिमेंट, नया नोट्स, नया रिसोर्सेस, नया मॉड्यूल, नया स्टडी मटेरियल, कुछ भी ये सब अभी नहीं करना है। गलती मत करना, बाद में नहीं तो पछताना पड़ेगा एग्जाम के बाद। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सॉल्विंग रैंडम क्वेश्चंस। फिर ये काम नहीं करना है बेटा कि कोई रैंडम बुक उठाए, देखे जरा अच्छा ये टॉपिक का 10 सवाल हम सॉल्व करके देखते हैं मेरे को आता है कि नहीं आता है। नहीं, अभी ये चेक करने का समय है ही नहीं कि मेरे को आता है कि नहीं आता है। या कोई फ्रेंड से हम बात कर रहे हैं, उसने कोई सवाल पूछ दिया कि यार ये सवाल देखो जरा तुमको आता है क्या। बेटा उनके चक्कर में भी नहीं पड़ना है। कोई तुमसे सवाल पूछे ना कि देखो यार ये सवाल जो है, बोले यार मेरे को अभी सवाल मत भेजो, 10 दिन एग्जाम देने दो, उसके बाद जो है ना ये सब हम तुम्हारा देखें कि हाँ मेरे को आता है कि नहीं आता है। तो अपने आप को चेक करना कि आता है कि नहीं आता, ये हम रीनीट एग्जाम के बाद चेक करेंगे, अभी मत करना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक भी सवाल बेटा अगर आपके फ्रेंड ने आपको फॉरवर्ड किया और पूछा कि यार तुमको आता है क्या, आपने उसको ट्राई किया, बाय चांस वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन गया तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन बाय चांस अगर नहीं बना तो इस लेवल का वो डिप्रेशन क्रिएट करेगा ना, इस लेवल का वो टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इतना मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाओगे ना सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से कि आपको पता भी नहीं बेटा आपका सिलेक्शन हो सकता था। इस टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन की वजह से सिलेक्शन रुक सकता है। एक क्वेश्चन जिंदगी हमारा इधर से उधर कर सकता है, इतना, क्योंकि इस समय इतना मेंटल स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर में आप हो ना कि आप खुद जानते हो बेटा कि क्या मेंटल प्रेशर और स्ट्रेस में इस समय हो आप। तो ये चीजें नहीं करना है। तो सवाल है कि ठीक है ये गलती हम नहीं करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बताता हूं। इसका सॉल्यूशन है, फॉलो करना है बेटा, पता है आपको क्या? RTAR स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है। क्या है ये RTAR स्ट्रेटजी? सबसे पहला रिवीजन। क्या रिवीजन करना है? सिर्फ और सिर्फ अपना नोट्स, ओनली योर नोट्स। कहीं और का नोट्स नहीं बेटा, कहीं और का PDF नहीं, कहीं और का कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपने जो साल भर पढ़ा है उस पर ट्रस्ट रखो, उस पर फेथ रखो, उसी को पढ़ो। रिवीजन करते रहना है। रिवीजन किए उसके बाद देना है हमें क्या? मॉक टेस्ट। और सिर्फ टेस्ट दे करके छोड़ नहीं देना है, उसको करना है हमें एनालिसिस। अगर एनालिसिस नहीं किए तो आपके मार्क्स बेटा इंप्रूव नहीं होंगे। अक्सर जो आपका डाउट आता है ना कि भैया हम एग्जाम तो देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, लेकिन मेरे मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे हैं, कांस्टेंट हो गया है। 500 आ रहा है तो 500 के आसपास ही प्लस माइनस, 550 आ रहा है तो 550 के आसपास ही प्लस माइनस, 410 नंबर आ रहे तो 410 के आसपास ही रह रहा है, वो बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि क्या कर रहे हो ना, पढ़ रहे हो और टेस्ट दे रहे हो, बस RT फॉलो कर रहे हैं, ये एक हम छोड़ दे रहे हैं। जब तक इसको एनालिसिस नहीं करोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक के जो है ना सवाल मेरे से नहीं बने। तो ये एनालिसिस बहुत जरूरी है कि कौन सा टॉपिक का कौन सा फॉर्मूला पर सवाल आया जो मेरे से नहीं बना। तब क्या करना है आपको? उस टॉपिक को जाकर के रिवीजन करो, उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, एटलीस्ट 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, फॉर्मूला रिवीजन करो, कॉन्सेप्ट समझो, जिससे कि अगला बार जब आप टेस्ट दोगे तो उस बेस मतलब उस टॉपिक पर बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा आपसे गलती नहीं होगा, आपके मार्क्स ड्रास्टिकली बेटा इंप्रूव होंगे। ये मार्क्स को बढ़ाने का जो है ना तरीका होता है। जैसे ही आपने रिवीजन किया, टेस्ट दिया, एनालिसिस किया, उसके बाद बेटा पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है? यह है पता है, रिपीट। यह है R से रिपीट। क्या रिपीट करना है? बस RTA। जो ये है RTA ना, इसी को क्या करना है? रिपीट करना है। दिमाग में बैठा लो, छाप लो इसको कि अभी 10 दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन टेस्ट एनालिसिस, 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 और कुछ नहीं मुझे करना है। सिलेक्शन हो या ना हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ और सिर्फ 3 चीज करूंगा, रिवीजन टेस्ट एनालिसिस, खत्म। सिलेक्शन बेटा बाय प्रोडक्ट है, उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। वो आपको टेंशन देगा, आपके कॉन्फिडेंस को डगमगाएगा, लेकिन आपको टेंशन लेना नहीं है। बोलना बहुत आसान होता है, फॉलो करना सच में मुश्किल होता है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि हमने सपना ही बहुत बड़ा देखा। MBBS करने का सपना देख लिए, क्या करें, देख लिए, तो पूरा करने के लिए वो करना पड़ेगा। सिर्फ RTA दिमाग में बैठा लो ये चीज। अब देखो गोल्डन रूल सबसे इंपॉर्टेंट, जो बोला ना मैंने कि RTA आपको फॉलो करना है, तो कितने परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन इसका रहना चाहिए?
70% आपका समय जो है बेटा हर दिन का ये लास्ट 10 डेज में जाना चाहिए कहाँ, आर पर, रिवीजन पर। 20% कहाँ टाइम जाएगा हमारा, टेस्ट में, मॉक टेस्ट देंगे। 10% एरर एनालिसिस कि क्या तुमसे गलती हो रहा है ना, उस पर काम करो। और उससे होगा क्या पता है, इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, जो एक्चुअली नीट के लिए मेरा रिक्वायरमेंट है। मेरा स्पीड बढ़ना चालू हो जाएगा, एक्यूरेसी अपने आप ठीक होगा क्योंकि हम सबसे ज़्यादा समय यहाँ लगाते हैं। और रिकॉल का प्रैक्टिस यहाँ पर होगा कि जैसे ही हम टेस्ट दे रहे हैं हमें पता चलेगा कि जो चीज़ हम रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कितनी चीज़ें हम रिकॉल कर पा रहे हैं। ये चीज़ पर अपने आप इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स को लिखते भी जाना। देखो सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजी में हमें क्या करना है बेटा। तो बायोलॉजी में सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ अभी का जो समय है वो करना है एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन का स्टडी। कुछ भी चीज़ मत छोड़ना, चाहे समरी पॉइंट्स हो, चाहे एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, कुछ भी चीज़ नहीं, चाहे कोई डायग्राम हो, लेबलिंग हो, एग्जाम्पल्स हो, हर जगह से बेटा सवाल पूछे जाते हैं, हर जगह से सवाल पूछे जाते हैं। PYQs में सवाल देखोगे, चाहे थर्ड में को जो पेपर हुआ 26 का या 25 का या 24 का, मैक्सिमम सवाल जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है वो यहीं से रहता है। तो इसके लाइन बाय लाइन पर आप स्टडी करो। नीट के सारे PYQs एकदम टिप्स पर होना चाहिए कि रैंडम कोई सवाल कोई पूछ दे, धड़ाक से आंसर। ठीक, बस ये दोनों आप पढ़ते जाओ। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, इकोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और इवोल्यूशन। तो ये सारे चैप्टर्स पर थोड़ा कमांड रखना है। ठीक, अब आ जाओ केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो फिजिकल में देखो, एक तो फॉर्मूला रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट। जो चैप्टर, सब यही मैं बता रहा था कि जो चैप्टर फिजिकल में मान लो तुमने सोच लिया कि यार मेरा बहुत कमजोर चैप्टर है, मैं इसको छोड़ ही देता हूँ, तो जब छोड़ भी रहे हो ना तो एटलीस्ट उसके फॉर्मूला को याद कर लो। टाइम परमिट करता है तो उसके नीट के PYQs ही सॉल्व कर लो बस। अगर PYQs के लिए भी मान लो समय नहीं मिलता तो एटलीस्ट फॉर्मूलास याद कर लो। और एनसीईआरटी में अगर कुछ ग्राफ्स गिवन है, कुछ टेबल्स है, तो बस उसको देख लो, क्योंकि उससे इजी टू मॉडरेट लेवल के जो सवाल आएंगे क्या पता वो बन जाए हमारा, है ना। तो थोड़ा सा मेहनत से जो छोड़ भी रहे हो उससे हम 4 मार्क्स या 8 मार्क्स ले सकते हैं। तो ये करना, फॉर्मूला रिवीजन किए, एनसीईआरटी पढ़ो बेटा और नीट के PYQs सॉल्व करो। एनसीईआरटी में कुछ भी मत छोड़ो, चाहे वो इन टेक्स्ट, अगेन सॉल्व एग्जाम्पल या एक्सरसाइज क्वेश्चन, सब कुछ इसको करना है। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस सारे टिप्स पर रहे, रिएजेंट सारे टिप्स पर है, जितने भी कन्वर्जन्स है एनसीईआरटी का हर एक लाइन्स सब कुछ पढ़ो और नीट के PYQs इसी को रिवीजन करना है। थर्ड में को जो पेपर हुआ उसका मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस लाया फिजिक्स में भी कि पूरे 45 क्वेश्चन जो पूछे गए वो कौन से बुक से पूछे गए। केमिस्ट्री का भी एनालिसिस मैंने लाया है कि सारे 45 क्वेश्चन जो आए थर्ड में को ना वो कौन से बुक से पूछे गए। 45 मीन्स बेटा 42 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से 42 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन उसमें लैब मैनुअल से है, तो उस वीडियो को देखना जरूर, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। लैब मैनुअल का PDF भी मैंने उसमें बता दिया वीडियो में, एंड में देखना कि है ना, यहाँ प्रोवाइड करा दिया है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन है। और बेटा स्ट्रिक्टली करो, क्योंकि 3 क्वेश्चन यहाँ से आए, 42 क्वेश्चन एनसीईआरटी से, टोटल 45 क्वेश्चन। हूबहू एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर ये और ये पर कमांड है तो। इसके PDF मैंने अवेलेबल करा दिया, उसको देख लेना। इनऑर्गेनिक में तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी लाइन्स, इससे बाहर तो एक लाइन भी कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। और नीट के PYQs इसमें भी ये दोनों नीट PYQs कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, फिर बायोमोलिक्यूल्स, तो यहाँ से तो भर भर के सवाल पूछते हैं। तो ये चैप्टर्स पर ये है ना फोकस करना। फिजिक्स में देखो क्या है, फॉर्मूला शीट एंड आपका जो नोट्स है बस उसी को रिवीजन करो। एनसीईआरटी के अंदर सॉल्व एग्जाम्पल जरूर करके जाओ। अभी देखो क्या है ना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट बस क्या करो, हर सॉल्व एग्जाम्पल को एक बार नज़र से दौड़ा जरूर लो। देखो कि अच्छा यार ये मेरे को आता है कि नहीं आता है, ये मेरे को आता है कि नहीं आता है। फॉर्मूला देख लो कैसे पुट किया, ठीक है बस हो गया। इतना ही दिमाग में रखना है, क्योंकि आप पेपर एनालिसिस देखोगे ना, चाहे 25 का भी एनालिसिस मैंने लाया, जो हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर आया ना, उसमें सारे 45 क्वेश्चंस कहाँ से आए, वही बुक से। 26 को जो पेपर हुआ बेटा कहाँ से आए, वही बुक से। बुक्स रिमेन सेम फिजिक्स में। तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके ही देख लो, ताकि जो है ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे देगा। 15 मिनट 10 मिनट में फास्ट फॉरवर्ड करके ऐसे देख लो। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और जितने भी एनसीईआरटी के अंदर ग्राफ्स है, 1-2 ग्राफ तो ऐसे ही आ जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। नीट के सारे PYQs कर लो। हालांकि कुछ दिन पहले भी मैंने बताया था
टाइम परमिट करता है तो जेईई मेंस के पीवाईक्यू के एटलीस्ट 2025 देख लो जरूर। लेकिन अगर पहले से कर रहे हो, है ना, मेरी बातें अगर उसमें देख सुने होगे बेटा, अगर पढ़ रहे हो तो 25-24 कंप्लीट होने को होगा, तो इसको रिवीजन कर लो। जो बच्चे नहीं किए तो 25 एटलीस्ट कर लो। 7 से 8 क्वेश्चन तो हूबहू इसके क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट 3 मई 2026 को हुआ। हर बार ऐसा होता है, वीडियो देखोगे कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो ये फॉलो करो। इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर्स बता देता हूँ। मॉडर्न फिजिक्स बहुत हाई स्कोरिंग है, हालांकि हाई स्कोरिंग है लेकिन उनके लिए जो फॉर्मूला स्ट्राइक कर गया, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, कैलकुलेशंस में टाइम नहीं लगना चाहिए। तो कैलकुलेशन ट्रिक्स बेटा जो है वो अवेलेबल करा दिया हूँ। ओनली 99 रुपीज़ का कैलकुलेशन ट्रिक्स, जो 599 का कोर्स हुआ करता उसको 99 कर दिया है। कैलकुलेशन ट्रिक्स का भी जो है वीडियो है, आप उसको देख सकते हो कि कितने भी कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी आ जाए, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, मोल कॉन्सेप्ट कुछ भी हो, उसको 5 सेकंड के अंदर कैलकुलेट कर लोगे। तो उसको तो बस 3-4 घंटे समय लगा करके, है ना, देख कर करके ये 10 दिन में प्रैक्टिस कर सकते हो। तब जाकर के मॉडर्न फिजिक्स क्या कम समय में सॉल्व होगा तो हाई स्कोरिंग हो जाएगा। सेमीकंडक्टर हो गया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट देख लो। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, जीरो एरर क्या होता है, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, इस पर बेस्ड रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक एक सवाल भी अगर बना हुआ है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हर बार कभी इधर से सवाल पूछा ही जाता है, तो इसको देख लो। एसएचएम के इक्वेशंस वाला जो बहुत सिंपल होता है उसको देख लिए, वेव्स का इक्वेशन देख लिए। फिर वर्क एनर्जी पार पढ़ रहे हो तो उसके के जस्ट बाद ग्रेविटेशन पढ़ो, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि पता है जो यहाँ फॉर्मूला है वही यहाँ, जो इसमें कॉन्सेप्ट है वही यहाँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से किए तो मैग्नेटिज्म आधा खत्म हो जाता है, सिमिलर टाइप के फॉर्मूले। तो ये सब तो बिल्कुल भी छोड़कर मत जाओ, एक पैटर्न है, एक सिस्टम एकदम लगा हुआ है, ठीक है। ये नेक्स्ट देखो, लास्ट 10 डेज का हमें टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए। तो जो एक रफ मैंने टाइम टेबल बनाया है, इसमें मैंने बोला है कि बेटा 11 घंटा यानी 11 आवर्स डेली स्टडी तुम्हें करना ही करना है। मॉर्निंग में 3 आवर्स का एक स्लॉट फिक्स कर लो, उसमें बायोलॉजी पढ़ लो, फिर है ना ब्रेकफास्ट किए, थोड़ा रेस्ट किए। आफ्टरनून में 3 घंटे का एक स्लॉट लगाओ फिजिक्स के लिए, फिर इवनिंग में 3 घंटे का एक स्लॉट लगाओ केमिस्ट्री के लिए। और एट ए स्ट्रेच पढ़ाई करना है, 3 घंटे उठना भी नहीं है। पानी का बोतल साथ में रखना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा किया बेटा, हेल्थ का भी ध्यान रखना है ताकि तबीयत ना बिगड़े। तो 3-3-6-3-9 घंटा हो गया। और सोने से पहले बेटा रात में 2 घंटे टाइम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। क्या रिवीजन करना है? तो फिजिक्स में पूरे 28 चैप्टर का फॉर्मूला शीट, केमिस्ट्री में जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में हो गया फॉर्मूलाज हो गया जितना, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस हो गया, रिएजेंट्स हो गया, कन्वर्जन, ये सब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करते रहना है। और बायो के अंदर जितने भी सॉल्ड एग्जाम्पल है या डायग्राम के लेबलिंग्स है ना, उसका क्या क्या फंक्शंस होता है, बस सिर्फ और सिर्फ यही डेली 2 घंटे, आज भी, कल भी, परसों भी, तरसों भी, बस हर दिन 2 घंटे तो ये जरूर करते जाना है डेली। जब याद भी हो जाए फिर भी रिवीजन करते रहो, ताकि जिसमें 2 सेकंड लग रहा है 3 सेकंड वो 1 सेकंड में ही मेरा जवाब आ जाना चाहिए। तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो करो बेटा, ठीक है। अब देखो टॉपर्स का एक माइंडसेट, वो ये जानता है कि भाई रैंक जो है ना, रैंक इससे डिसाइड नहीं होता है बेटा कि तुम कितना जानते हो, हाउ मच यू नो। वो जानते हैं कि रैंक इससे डिसाइड होता है कि अंडर प्रेशर जो एग्जाम का टाइम होता है ना, उसमें तुम रिकॉल कितना करते हो, हाउ मच यू कैन रिकॉल अंडर प्रेशर। जो उस प्रेशर के घड़ी में जितना अच्छा से वो रिकॉल कर लिया, रैंक उससे डिसाइड होता है। ना कि मुझे बहुत ज़्यादा आता है, उसका सिग्निफिकेंस नहीं है आपके रैंक के लिए। तो टेस्ट देते जाओगे ना तो अपने आप पता चलते जाएगा कि उस 3 घंटे के प्रेशर का टाइम में कितना चीज़ें जो है ना हम रिवीजन किए तो रिकॉल करते जाते हैं। तो टेस्ट देते जाओगे, ये इंप्रूवमेंट होते जाएगा। अब देखो सिलेक्शन को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस समय सबसे ज़्यादा जो हमारा दिमाग डाइवर्ट करता है जब भी पढ़ने बैठोगे ना, ये देखो है ना, जो मैं बता रहा हूँ इससे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओगे। थोड़ी देर भी पढ़ने बैठोगे ना, इतना जगह दिमाग चलेगा ना कि अरे यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अरे यार नहीं होगा तो पता नहीं क्या होगा, है ना, मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे, यार बगल में रिलेटिव्स लोग हैं ये क्या बोलेंगे, है ना, वो चाचा कॉल करके पता नहीं क्या बोलेंगे, उम्मीद लगाए हुए हैं कि बेटी इस बार कर लेगी, बेटा इस बार क्रैक कर लेगा। इतना ज़्यादा टेंशन चलता है। बहुत सारे बच्चे कि यार मेरा 3rd ड्रॉप है, घर से ये लास्ट ड्रॉप अलाउड था कि इस बार तुम निकाला तो ठीक, नहीं तो अगले बार कहीं एडमिशन करा देंगे। बहुत लड़की लोग के साथ बेटा ये समस्या होता है कि सर ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट मौका मिला है,
अगर इस बार नहीं किए ना तो घर वाले मेरा शादी करा देंगे। और उसको लेकर के इतना स्ट्रेस चलते रहता है। जब भी पढ़ने बैठती हूँ ना तो बस यही चलता है, यार नहीं निकलेगा तो मेरा ज़बरदस्ती कहीं शादी हो जाएगा, मैं करूँगी क्या, मेरा डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। तो टेंशन बेटा चलता है इस समय। लेकिन बड़े भाई के नाते मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एकदम बेटा ना मेरे को बड़े भाई आप मानो और मेरे बात ये दिमाग में बैठा लो, जब भी पढ़ने बैठोगे ना ये टेंशन चलेगा ही चलेगा, ये डिफ़ॉल्ट है, ह्यूमन नेचर है। लेकिन जैसे ही ये टेंशन शुरू हो ना, यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे ही चले बेटा ना ये एक्चुअली जैसे ये चलेगा ना आपका कॉन्फिडेंस हिलना चालू हो जाएगा। और रैंक लाने के लिए, सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस है, यही हिलना शुरू हो जाता है। अब ये हिलना शुरू हो गया ना, बस गया। उसके बाद जो एक्चुअली हमें काम करना चाहिए था कि हमें रिवीजन करना है, इस लास्ट 10 डेज में रिवीजन करना है। रिवीजन करेंगे ऑटोमेटिक मेरा स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा, मेरा रैंक इंप्रूव होगा और हम यहाँ सिलेक्शन के पास पहुँचेंगे। लेकिन पता है कि जैसी ये चीज़ चले ना कि यार नहीं होगा सिलेक्शन मेरा तो क्या होगा, जैसे ही बेटा चलना शुरू हो तुरंत पता है क्या करना, रफ कॉपी निकालो, नीट के PYQs निकालो, चाहे फिजिक्स का चाहे केमिस्ट्री का, ठीक है, न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखो और उसका आंसर भी देख करके ना चुपचाप रफ कॉपी में लिखना शुरू कर दो। जैसे ही चले, अरे यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अच्छा अनिल सर ने बोला हो, जैसे ही चलेगा ये मेरा कॉन्फिडेंस हिलाएगा, ठीक है, नीट का PYQ निकाले, क्वेश्चन देख कर आंसर देख करके लिखते रहो, फिर क्वेश्चन देखो आंसर लिखना शुरू कर दो। 10 पेज लिखोगे ना बेटा, देखोगे कि वो चीज़ गया और अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट है ना शुरू हो जाएगा। अरे यार सवाल तो मेरे से बन रहा है, अच्छा तो आंसर देखना छोड़ दो और सीधे क्वेश्चन देख करके बेटा बनाना शुरू करो। और पर डे देखो कि क्या मैं 60 पेज लिख सकता हूं रफ कॉपी में, क्या 70 पेज लिख सकता हूं क्या। आज जितना पेज लिखो बेटा, कल क्या है इससे 1 पेज ज्यादा लिखो, कि आज मैंने 60 लिखा है तो कल 61 पेज लिखूंगा, परसों 62, उससे नीचे गिरने नहीं देना है। 5 पेज 4 पेज 1 पेज आज ज्यादा ही मुझे रफ कॉपी में लिखते रहना है। तो ये आपका जो है सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेगा। और इसी को बेटा ना मैं बोलता हूँ, पता है मेरे लैंग्वेज में ना मैं इसको बोलता हूँ, पता है क्या है, कि सिलेक्शन से भी पहले ना ये आता है और इसको मैं बोलता हूँ एक्सेलेंस। जैसे 3 इडियट मूवी आपने देखा है ना, देखते हो उसमें क्या बोलते हैं एक चीज कि एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। मैं बोलता हूँ बेटा एक्सेलेंस का पीछा करो ना, ये सिलेक्शन तो बाय प्रोडक्ट है, इसको तो दौड़ करके तुम्हारे पास आना पड़ेगा। इसको ना यहां से डराओ, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है ना आपका यही हिला देगा। बस ये डगमगाया ना तो ये गया, कहानी खत्म, हम बाहर हो गए। तो सिलेक्शन से पहले क्या आता है, ये इस 3 चीज पर अगर फोकस किए, एक्सेलेंस पर काम किए ना, सिलेक्शन बाय प्रोडक्ट है, वो तो भाग कर दौड़ कर आपके पीछे आएगी। जो रैंक चाहोगे ना वो रैंक लेकर आएगा, बशर्ते कि आप एक्सेलेंस पर काम करो। तो लास्ट 10 डेज में ये फॉलो करो और आगे भी मैं आप लोग को गाइड करता हूँ। हाईएस्ट वेटेज जो चैप्टर्स है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, वो सब बताते जाऊंगा। तो उन सब पर एक बार बस गो थ्रू कर लेना कि ये सारे चैप्टर जो हाई इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, क्या वो बहुत अच्छे से किया हुआ है कि नहीं, जो जो चीज़ें मैंने बताया, ठीक है, इस तरीके से काम करते जाऊँ।